क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब इन्वेस्ट किया था तब स्कीम टॉप परफॉर्मर था, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद स्कीम ने परफॉर्म करना ही बंद कर दिया? अगर हाँ, तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि प्रॉब्लम फंड में था या डिसीजन में। नमस्कार, मैं हूं मितुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं वेल्थ प्लान करो। इस चैनल पे हम इन्वेस्टिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आज के वीडियो में हम समझेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन सा बेटर है, टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, और आखिरी में चेक करेंगे कि आपका म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप केवल हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे बल्कि आप खुद समझ के डिसीजन ले पाओगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस जैसे कंपनीज। जब ये कंपनी ग्रो करती है तो इनके स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं और आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू भी ऊपर होता है। ध्यान रखें, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप खुद डिसाइड नहीं करते कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, बल्कि फंड मैनेजर आपके बिहाफ में डिसाइड करते हैं कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। बीच बीच में हो सकता है स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की चांसेस ज्यादा है। बहुत सारे इन्वेस्टर सोचते हैं अगर इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्ट शेयर्स नहीं ले लूं। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स यही गलती करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट शेयर्स खरीदने जाओ तो हो सकता है आपको एक भी अच्छे कंपनी के शेयर्स नहीं मिले, और अगर मिल भी गए तो एक या दो कंपनी के। अगर ये शेयर्स ने अच्छे परफॉर्म नहीं किए तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। इसका मतलब रिस्क काफी ज्यादा होता है, और इसके साथ आपको रिसर्च करने के लिए टाइम और नॉलेज भी चाहिए। अब देखते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 1,000 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप केवल एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं बल्कि कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे आपका रिस्क स्प्रेड आउट हो जाता है, और सबसे अच्छी बात, आपको ना टाइम देने की जरूरत है ना रिसर्च करने की जरूरत है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स सही हैं। इसीलिए बिगनर के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बेटर हो सकता है। अब एक बार ध्यान से सुनिए, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब आप केवल रिटर्न नहीं बल्कि सही म्यूचुअल फंड चुनना चाहते हैं। तो अगले पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में कहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो आइए हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले कंपनी के साइज के बेसिस में। तो अब हम क्या करेंगे, इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको 1 रैंक देंगे, उसके बाद वाली को 2 रैंक देंगे और उसके बाद वाली को 3 रैंक देंगे। ऐसे हम सारी कंपनीज के रैंकिंग डिसाइड करते हैं। तो साइज के बेसिस पे इक्विटी म्यूचुअल फंड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर आप इन 3 को समझ जाते हैं तो आधा काम ऐसे ही हो गया। तो सबसे पहले आती है लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनीज इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, मतलब कि टॉप सबसे बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। क्योंकि ये बड़े हैं और एस्टैब्लिश्ड है, ये काफी स्टेबल होते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? अगर पता है तो कमेंट में हमें बताइए, हम समझ जाएंगे कि आपको पता है। दूसरे आते हैं मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनी 101 रैंक से 250 वाली कंपनीज होते हैं, मतलब कि टॉप 100 कंपनीज के बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज है वो मिड कैप होते हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी होती है। बोलते हैं आज के मिड कैप कल के लार्ज कैप होती है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। तीसरा है स्मॉल कैप। 250 रैंक के बाद वाली जो कंपनीज है उन्हें हम स्मॉल कैप कहते हैं। इसमें हाई ग्रोथ चांसेस होती है लेकिन हाई रिस्क भी होती है। अब आप पूछोगे कि क्या कोई ऐसा फंड नहीं जो तीनों में इन्वेस्ट करता हो? तो है ना, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप जैसा कि नाम बताता है, मेनली लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि टॉप 250 कंपनीज में। सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब में फंड मैनेजर को मिनिमम 35% लार्ज कैप और 35% मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही होगा। रिमेनिंग 30% फंड मैनेजर खुद से डिसाइड कर सकता है उसे कहां इन्वेस्ट करना है। मल्टी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना होता है। सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम 25% इन ईच कैटेगरी, यानी कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप। रिमेनिंग 25% फंड मैनेजर खुद से डिसाइड कर सकता है उसे कहां इन्वेस्ट करना है। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को पूरी छूट है, वो जहां चाहे वहां पैसा लगा सकता है। यानी कि अगर लार्ज कैप में उसको एलोकेशन बढ़ाना है तो वो लार्ज कैप में बढ़ा सकता है, अगर उसे स्मॉल कैप लगता है अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन रख सकता है। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल कैटेगरी के भी फंड होते हैं,
हम चलिए 3 कैटेगरी और समझते हैं। सबसे पहला है वैल्यू फंड। वैल्यू फंड यानी कि उन शेयर्स में इन्वेस्ट करता है जो कि अभी डिस्काउंट में चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपए का कोई सामान खरीदना है और आपको पता चले कि मॉल में ये 20-30% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो जैसे आप जाएंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने, वैसे ही कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से उनकी प्राइस उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रही होती है। फंड मैनेजर इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर में या एक पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, आईटी जैसे सेक्टर्स या कंजम्पशन जैसे थीम। ये बहुत रिस्की होते हैं, जैसा कि अभी रिसेंटली आईटी सेक्टर में बैड न्यूज आया तो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर गिर गया। तो चलिए अब रिस्क और रिटर्न को एक सिंपल ग्राफ से समझते हैं। लेफ्ट का मतलब कम रिस्क, राइट का मतलब ज्यादा रिस्क। जैसा कि आप देख सकते हैं लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क होता है, मिड में उससे ज्यादा, स्मॉल में उससे ज्यादा, और थीमेटिक और सेक्टोरल में उससे भी ज्यादा। इसलिए ध्यान रखिए, जितना ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा रिस्क। इसीलिए हर इन्वेस्टर के लिए एक ही म्यूचुअल फंड सही नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं आपका म्यूचुअल फंड सच में अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम हमेशा सेम कैटेगरी में फंड्स को कंपेयर करेंगे, यानी कि लार्ज कैप को लार्ज कैप से, मिड कैप को मिड कैप से और स्मॉल कैप को स्मॉल कैप से। हम कभी भी लार्ज कैप का रिटर्न स्मॉल कैप के रिटर्न से कंपेयर नहीं करेंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं। वे सिर्फ 1 साल का रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, हमें 1 साल का रिटर्न नहीं देखना, हमें कम से कम 3 या 5 साल का रिटर्न देखना है। क्यों? क्योंकि 1 साल में हो सकता है फंड मैनेजर ने कोई एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो जिसमें उसकी रिटर्न बहुत अच्छी आ गई, इसलिए पूरा फंड का ही रिटर्न अच्छा हो गया। या फिर हो सकता है कुछ स्पेशल सिचुएशन हो जिसके वजह से वो फंड अच्छा रिटर्न दे रहा हो। जब हम 3 या 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो कंसिस्टेंसी पता चलती है हमें, इसीलिए 3 या 5 साल का रिटर्न देखिए। अगला आता है अल्फा। अल्फा का मतलब कि आपका फंड ने मार्केट से कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर अल्फा 1 है, इसका मतलब कि आपका फंड ने मार्केट जितना ही रिटर्न दिया है। अब अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको देखना है कि आपका फंड का अल्फा 1 से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि आप उसी के एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। तीसरा है बीटा। बीटा का मतलब होता है कि आपका फंड मार्केट के कंपैरिजन में कितना ज्यादा ऊपर नीचे होता है, यानी कितना ज्यादा वॉलेटाइल होता है। जनरली आपके फंड का बीटा 1 से अगर कम है तो वो ज्यादा अच्छा है, यानी जितना ज्यादा कम उतना ज्यादा अच्छा। चौथा है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो बताता है कि आपको कितना रिटर्न मिला कितना रिस्क लेने पे। मान लीजिए अगर एक फंड ने 10% रिस्क लेके आपको 12% रिटर्न दिया है और दूसरी फंड ने 20% रिस्क लेके आपको भी 12% रिटर्न दिया है, तो आप बताइए कौन सा फंड ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है? जिसने कम रिस्क लिया ना। इसलिए शार्प रेशियो आपका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जनरली आपका शार्प रेशियो 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है जब आप केवल 1 साल का रिटर्न या रिसेंट में जिस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है उससे देख के इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आउटकम आता है। हमें रुपी वेस्ट के साइट पे और हमने स्कीम सेलेक्ट किया LICMF स्मॉल कैप फंड। स्कीम का NAV है 28.49 एज ऑन 6 Feb 2026 और इसका AUM है लगभग 600 करोड़ का। ये फंड लॉन्च हुआ था 21 जून 2017, यानी कि लगभग 9 साल पहले। आइए देखते हैं इस फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फंड ने 2024 में 40% का रिटर्न दिया था, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से लगभग 13% ज्यादा था, और 27 स्कीम में से इसका रैंक था 3rd, यानी कि 2024 में इस फंड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया था। अब अगर कोई इन्वेस्टर इस रिटर्न को देख के सोचे कि मैं इसमें डाल देता हूँ 40 नहीं कम से कम 20-30% रिटर्न तो आ ही जाएगा, तो देखते हैं 2025 में क्या हुआ। 2025 में 20-30% छोड़ो, इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी एवरेज से लगभग 9% नीचे। 29 स्कीम में से इसका रैंक था 29th, जो कि लास्ट हुआ, तो 1 साल में सीधे टॉप 3 से लास्ट। इसीलिए दोस्तों केवल 1 साल का रिटर्न देख के हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम 2 लार्ज कैप फंड को भी कंपेयर करेंगे। तो चलिए अब हम 2 लार्ज कैप फंड को कंपेयर करके चेक करेंगे कि कौन सा फंड बेटर है और हमें किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमने लिया ICICI Pru लार्ज कैप फंड रेगुलर प्लान। जैसे हमने डिस्कस किया, हम 1 साल का नहीं बल्कि 3 और 5 साल का रिटर्न देखेंगे। जैसे हम देख सकते हैं 3 और 5 साल में इस फंड ने अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया। इवन 10 ईयर्स का अगर रिटर्न हम देखते हैं तो इसने अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया। दूसरा हम चेक करेंगे अल्फा, यानी मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिया है कि नहीं। अल्फा है 3.25, यानी इसने लगभग 3% अपने मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिया है।
तीसरा चेक करेंगे बीटा, यानी कि मार्केट से कितना वॉलेटाइल है। बीटा है 0.9, मतलब कि अपने मार्केट से कम वॉलेटाइल है। चौथा है शार्प रेशियो, शार्प रेशियो है 1.04, यानी कि जितना रिस्क आपने लिया है आपको उतना रिटर्न मिला है। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरा फंड हमने लिया है एक्सेस लार्ज कैप फंड। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 और 5 साल का रिटर्न। जैसा कि हम देख सकते हैं 3 और 5 साल में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। इवन 10 ईयर्स में इसने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। अब हम देखेंगे अल्फा। अल्फा माइनस है, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया है। बीटा अगर हम देखेंगे 0.9 है, मतलब मार्केट से कम वॉलेटाइल है, जो कि ठीक है। और शार्प रेशियो में 0.55 है, यानी कि आपने जितना रिस्क लिया आपको उस हिसाब से रिटर्न नहीं आया है। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप एक्सेस लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एक हम सिंपल थंब रूल रखेंगे कि खाली जो फंड ने अच्छा रिटर्न दिया उसमें इन्वेस्ट नहीं करें, बल्कि जो एक अच्छा बैलेंस बना के रिटर्न दे रहा है उसमें इन्वेस्ट करें, और जो फंड ज्यादा कंसिस्टेंट है उसमें इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप समझ पाए कि कौन सा म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपना स्कीम हमें यहाँ कमेंट पे बताइए और हम उसका एनालिसिस करके आपको बताएंगे। धन्यवाद।